गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं चैप्टर 11 की तीसरी हेडिंग है चैप्टर 11 की पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस अपनाए जाते हैं। तो इनको जो है अब आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो देखें ध्यान से, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं। ठीक है, जो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं। जैसे कि डीएनए का विलगन, सबसे पहले जो है डीएनए का विलगन होता है, डीएनए को अलग किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद जो है डीएनए का खंडन होता है, डीएनए को काटा जाता है, और उसके बाद डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, उसके बाद डीएनए खंड को वेक्टर से जोड़ा जाता है, बंधन किया जाता है। फिर पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद जो है जो पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है उसको होस्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन, जो परपोषी कोशिकाएं हैं उनके माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उनको विशिष्ट अनुक्रम उसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि पहले डीएनए का विलगन होता है, फिर डीएनए का खंडन होता है, फिर डीएनए खंड का संवाहक से बंधन होता है, फिर पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण होता है, उसके बाद परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन व वांछित उत्पाद का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो अब इन सभी चरणों की थोड़ी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जितने स्टेप बताए गए हैं अब उन स्टेपों का जो है आप विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप के बारे में। पहला स्टेप है आपका आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। ठीक है, कैसे जो है डीएनए को अलग किया जाता है इसके बारे में ध्यान से समझें आप लोग। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, बिना अपवाद के कोई भी जीव हो तो उसका आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, वह चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। बिना अपवाद के सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, अर्थात डीएनए होता है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए, डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप से होना चाहिए। ठीक है, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह जरूरी है कि यह बृहद अणुओं से अलग हो और शुद्ध रूप में हो। तो डीएनए को आपको काटना है तो इससे जो उसके साथ और भी अणु होते हैं, बृहद अणु होते हैं, उनको अलग करना होगा और फिर डीएनए को अलग करना होगा। उसके बाद आप डीएनए को काट सकते हैं। तो कैसे जो है बृहद अणुओं से डीएनए को अलग करेंगे, तो देखें ध्यान से। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, डीएनए जो है वह झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा। डीएनए जो है झिल्लियों से घिरा है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ रिलीज हो सके। ठीक है, से अलग हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डीएनए से दूसरे बृहद अणुओं को अलग करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एंजाइम का यूज करेंगे जो बृहद अणुओं को पचाने का काम कर देंगे और आपको लास्ट में डीएनए प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से कौन कौन एंजाइम का यूज करते हैं। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका, पादप या जंतु तक लाइसोजाइम, ठीक है, जो जीवाणुओं को मारने के लिए यूज होंगे, लाइसोजाइम, सेलुलेज जो पादप कोशिका में पाया जाता है, काइटिनेज जो कवक में पाया जाता है, जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं, प्रोसेसिंग किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए को बृहद अणुओं से अलग करने के लिए हम पादप कोशिका में सेलुलेज का यूज करते हैं, कवक कोशिका में काइटिनेज का यूज करते हैं और जीवाणु में लाइसोजाइम का यूज करते हैं।
जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो जीन डीएनए के लंबे अणुओं में स्थित होते हैं, वह हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं वह डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं और हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से उपचारित कर अलग कर सकते हैं। तो आरएनए को अगर अलग करना है तो इसके लिए आप राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का चयन करेंगे, जिससे वो अलग हो जाएगा, जबकि प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज से ट्रीटमेंट करेंगे, उपचारित करेंगे, जिससे प्रोटीन अलग हो जाएगा। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग अणुओं का अलग अलग ट्रीटमेंट के द्वारा जो है हम डीएनए से अलग कर रहे हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। लास्ट में अंततोगत्वा द्रुतशीतित, बहुत ज्यादा ठंडा, चिल्ड कोल्ड। ठीक है, अंततोगत्वा द्रुतशीतित चिल्ड एथेनॉल मिलाने से, ठीक है, एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो सब जो है दूसरे अणुओं को भी उचित उपचार द्वारा अलग कर लेते हैं। सब अणुओं को, बृहद अणुओं को अलग करने के बाद उसके बाद जो है लास्ट में बहुत ठंडा चिल्ड एथेनॉल मिलाते हैं, जिससे प्रोसेसिंग डीएनए जो शोधित डीएनए होता है वह प्रेसिपिटेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो डीएनए अवक्षेपित हुआ है उसको आप निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, चिल्ड एथेनॉल मिलाने के बाद यह डीएनए जो है महीन धागों के रूप में अलग हो चुका है। ठीक है, पृथक किए गए डीएनए को स्पूलिंग द्वारा अलग करना, पृथक किए गए डीएनए को स्पूलिंग के द्वारा आप देख रहे हैं अलग कर रहे हैं। लास्ट में आपने एथेनॉल मिलाया है, जिससे शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है और इसको, ठीक है, स्पूलिंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो यह पहला प्रोसेस था जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसमें से अधिकांश जीवों में यह डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे जो बृहद अणु हैं उसके साथ वो अलग हों, मुक्त हों, शुद्ध रूप से होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे बृहद अणुओं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित हो सके। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका, पादप या जंतु कोशिका, जंतु तक लाइसोजाइम, जीवाणु के लिए सेलुलोज, पादप कोशिका के लिए काइटिनेज, कवक के लिए जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आप जानते हो जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं और प्रोटीन और हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबोन्यूक्लियस से उपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद अलग कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में चिल्ड एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह पहला था आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। यह दूसरा चरण है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। देखिए ध्यान से, शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थिति में रखने पर, शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनके ऑप्टिमम परिस्थिति में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संभव होता है, पाचन संपन्न होता है। ठीक है, तो शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थिति में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन होता है। एगारोज जेल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एगारोज जेल है वह वैद्युत का संचलन करके प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को कंट्रोल करने के काम में आता है। आप जानते हैं डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है।
ठीक है। तो डीएनए जो है एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण यह धनात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड की ओर गति करता है और यह प्रक्रम जो है संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। ठीक है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल होते हैं। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल होते हैं। स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद, स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए, ठीक है, को विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन, स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। वेक्टर को लाइगेज द्वारा आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं दूसरा भाग, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। इसके लिए शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम ऑप्टिमम परिस्थिति में रखने पर जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं उनके द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोज जेल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। ठीक है। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल होते हैं। डीएनए के जुड़ने में कई प्रक्रम शामिल हैं। स्रोत डीएनए, ठीक है, स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद, स्रोत डीएनए को भी काटते हैं, संवाहक डीएनए को भी काटते हैं। स्रोत डीएनए और संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन, स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रक्रम के बारे में, जिसमें आपको दो प्रक्रम बता चुके हैं। पहला आपको हमने बताया आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, दूसरा आपको हमने बताया डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटना। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।